नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज का पाठ्यक्रम है इन्वायरमेंट के तहत बायोम। बायोम पर चर्चा करने के पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे, प्लीज वीडियो को आप स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक अति महत्वपूर्ण मैटर होते हैं। आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं, और हर यूनिट पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए अति उपयोगी हैं। ऐसा ना करें, अदरवाइज बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं हम बायोम। अब प्रश्न उठता है, बायोम किसे कहा जाता है? बायोम का अभिप्राय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव जंतु एवं वनस्पतियां, ध्यान रखेंगे, जीव जंतु एवं वनस्पतियां जिनमें समरूपता पाई जाती हो, अर्थात यहाँ एक अति महत्वपूर्ण है बात, समरूपता, उसे बायोम कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं? यह पृथ्वी है, पृथ्वी बायोम का अभिप्राय जीव होता है, जीव। अब पृथ्वी पर देखा जाए तो इसी पृथ्वी पर जल भी है और इसी पृथ्वी पर आपके लिए स्थल भी है। इस प्रकार से बायोम को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्थलीय बायोम और दूसरा जलीय बायोम। अब आप जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो सीनियर हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे क्या इस यूनिट से प्रश्न नहीं आते हैं? आते हैं तो आप गलती कहाँ करते हो? क्या हम करें कि गलतियां ना हो, जो हमारे नए विद्यार्थी उनको समझें और पढ़ें। अब देखा जाए, स्थलीय बायोम का अभिप्राय है स्थल पर पाए जाने वाली समान रूप से जीव जंतु एवं वनस्पतियों को स्थलीय बायोम कहते हैं। और स्थल पर ही जल का भी भाग होता है और जलीय बायोम। इस प्रकार से पहले हम एक एक को देखते हैं। अब स्थलीय बायोम के अंतर्गत हम चार भागों में इसको स्थलीय बायोम को बांट के देखते हैं। सबसे पहले बायोम में ऐसे देखें तो सबसे पहले आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखते हैं। मैंने बताया जीव जंतु वनस्पतियां, बड़े वृक्ष दिखते हैं। उन वृक्षों में या वनों में विविध प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां होती हैं, उनका अध्ययन आपको करना पड़ता है। अर्थात आप पहले क्या देखेंगे, इसमें विविध प्रकार के वनों को देखेंगे स्थलीय बायोम में। फिर वनों के बाद अगर थोड़ी सी आप अपनी निगाह नीचे करते हैं, आपको घास के मैदान दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्या पढ़ने हैं? आपको घास के मैदान पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे बेल्ट डाउन्स, ये सब पूछे जाते हैं आपसे, हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्राय आप गलत करते हो, वो सही कैसे हो, हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलों में जो जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें समरूपता पाई जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? मरुस्थलीय बायोम कहते हैं। फिर टुंड्रा क्षेत्र के भी जीव जंतु वनस्पतियों को आपको स्थलीय बायोम के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब वनों में देखते हैं, विविध प्रकार के वन आते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन। हम यहाँ शॉर्ट में चर्चा कर लें। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप समझें एक छोटे से चार्ट के माध्यम से, अलग से हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उष्णकटिबंध का मतलब है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और इसी में 8 अंश उत्तरी अक्षांश, 8 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच शांत पेटी पाया जाता है, जिसे डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं और 5 डिग्री अक्षांश के बीच शांत पेटी पाया जाता है, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। शांत पेटी, शांत पेटी का प्राय जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं, गर्म हो जाती हैं, गर्म होने के बाद लंबवत उठ जाती हैं, ऊपर जाने के बाद संघनन होकर प्रतिदिन 4 बजे की वर्षा होती है। प्रतिदिन 4 बजे घनघोर वर्षा होती है, तड़क गरज के साथ वर्षा होती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन वर्षा हो, नियमित रूप से वर्षा हो, जाहिर सी बात है वहां पर वनस्पतियां खूब पाई जाएंगी, पेड़ पौधे खूब पाए जाएंगे। तो जब पेड़ पौधे वनस्पतियां खूब पाई जाएंगी तो उसमें जीव जंतु भी रहेंगे खूब। इसलिए पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। अगर पादपों
और जीव जंतुओं की बात आई, एक बिंदु आपको और महत्वपूर्ण नोट करने योग्य है। प्रश्न बनता है कि जीवों का जैव भार सबसे अधिक होता है कि पादप का जैव भार सबसे अधिक होता है? पादप का जैव भार सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से विविध जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, एक वन के अंतर्गत इसको पढ़ोगे और एक बायोम के अंतर्गत इसको आप पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ सकते हो। इसको पढ़ते हो बायोम टॉपिक को, आपका भूगोल भी कवर होता है और आपका पर्यावरण भी कवर होता है। दोनों स्तर से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय होता है, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय बायोम होते हैं। भूमध्य सागरीय बायोम को चैपरेल बायोम के रूप में भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये रसदार फल यहाँ पाए जाते हैं, कूदेदार फल पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शेष बातें हम इससे संबंधित अलग से जब वन को पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है घास के मैदान। निश्चित ही कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में घास के मैदान से प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। कैसे? उष्णकटिबंधीय लिखा है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहां से दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं पीसीएस में, आईएएस में या आदर्श एक दिवसीय परीक्षाओं में। पहला प्रश्न आपसे यह बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या नहीं है, या उष्णकटिबंधीय घास है या नहीं है, पहला। और दूसरा फिर पूछा जाएगा कि फला घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है। कभी कभी कूट बना के दे देते हैं, कभी कभी स्वतंत्र रूप से पूछ लेते हैं। आईएएस में भी प्रश्न बनाए जाते हैं। आईएएस में उसी कूट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बनाते हैं। जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे तो वहां प्रश्नों के बारे में विशेष चर्चा हम आपसे करेंगे। इस प्रकार से घास के मैदानों को दो तरह से, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। फिर रही बात मरुस्थल की, मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं, पूर्वी तट पर नहीं। जहां भी मरुस्थल पाए जाएंगे महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मरुस्थल पाए जाएंगे, और वहां की वनस्पतियां या जीव जंतुओं को मरुस्थलीय बायोम के रूप में आप जानते हैं। उनकी क्या विशेषता है, उनमें किस प्रकार के जीव रहते हैं, इसके अंतर्गत उसका अध्ययन करना पड़ेगा। एक बात और आपको बतानी है, जहां भी मरुस्थलीय बायोम होंगे, जहां भी मरुस्थल होंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर निसंदेह ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अब आप देख लें, ठीक है। फिर इसके बाद टुंड्रातुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रातुल्य जलवायु प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मौसम संबंधी दशाएं यहाँ नहीं पाई जाती। शोध व विज्ञान के प्रयोग के यहाँ यह क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ एस्किमो या विशेष प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। इसको हम अलग से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक ही में अध्ययन करेंगे तो ये आपका वीडियो बढ़ता चला जाएगा, रुचिकर कम हो जाएगा। हम अलग अलग एक एक टॉपिक को अलग अलग बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखें। फिर इसी के साथ अब देखा जाए जलीय बायोम। पृथ्वी पर जो जल है, जल के अंदर विविध प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाए जाते हैं, जिसमें समरूपता पाई जाती है, उन्हें जलीय बायोम आप कहते हैं। जलीय बायोम को 3 रूपों में बांट सकते हैं। एक स्वच्छ जल या आलवड़ी जल के बायोम, या आलवड़ी मतलब स्वच्छ जल का बायोम होता है। इस स्वच्छ जल के बायोम को आप 2 भागों में बांटते हैं। एक स्थिर जल होता है और दूसरा बहता जल होता है। पृथ्वी पर एक स्थिर होता है, एक बहता होता है। स्थिर जल के अंदर तालाब होता है, झील होता है, नहरें होती हैं। तालाब होता है, झील होता है, नहरें होती हैं। और बहते जल के अंदर नदी, झील और झरने होते हैं। झील भी कुछ बहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए फिर यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न तो इस प्रकार से बनेगा कि
इस बायोम में या जो स्वच्छ जल का बायोम है, इस बायोम में कौन सा कृत्रिम बायोम है? तालाब कृत्रिम होते हैं, नहरें कृत्रिम होती हैं, कुछ झील भी कृत्रिम होते हैं। हम उनको जब रामसर स्थल पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपसे चर्चा कर देंगे, ठीक है। आए देखें, अब बहते जल में क्या होगा? नदी, झील, झरने होंगे। कुछ झीलें बहती भी हैं, झरनों का अपना स्रोत होता है, इसमें बहाव होता है। अब इसके अंतर्गत जो जीव जंतु वनस्पतियां पाए जाते हैं उसे स्वच्छ जल के बायोम कहते हैं। आए देखें, संक्रमणकालीन बायोम। संक्रमणकालीन का मतलब होता है कि दोनों के लक्षण दोनों में, ठीक है। अब एक चीज यहां शब्द यहां मिलता है, ज्वरनद मुख। अब प्रश्न उठता है ज्वरनद मुख किसे कहा जाता है? ज्वरनद मुख का क्या होता है? यश्वरी। अब जब पश्चिम आप देखेंगे, यश्वरी क्षेत्र का मतलब होता है कुछ स्थलीय भाग, ये कुछ स्थल का हिस्सा और कुछ सागर का हिस्सा। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ स्थल का हिस्सा, कुछ सागर का हिस्सा जहां मिलते हैं, जहां मुहाने मिलते हैं, वहां ज्वरनद मुख का निर्माण करते हैं। और इस क्षेत्र के जीवों में स्थल और जल के दोनों के लक्षण मिलते हैं। उसको हम अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर रही बात आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है, यहां से निश्चित ही आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न उठता, आर्द्रभूमि किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि का प्रसंग सबसे पहली बार कहाँ उठा होगा? आर्द्रभूमि के लिए भी हम अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल 60 में आप यहाँ समझें। आर्द्रभूमि का प्राय होता विविध प्रकार के जल, जैसे बहता जल, स्थिर जल, खारा जल, नमकीन जल, लवड़ी जल, शांत जल, या निम्न ज्वार के समय जहां पर समुद्र के सतह की ऊंचाई 6 मीटर से अधिक ना हो, वह क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। एक शब्दों में कहें जल और दूसरे शब्दों में कहें पंख, दलदल या कीचड़। पंख, दलदल या कीचड़। अब आर्द्रभूमि की महत्ता आपके लिए किस तरह से है? आर्द्रभूमि को पृथ्वी की किडनी कही जाती है। जिस प्रकार से अमेजन बेसिन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार से आर्द्र भूमि क्षेत्र को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्योंकि भारी तत्व, जब हम पॉल्यूशन पढ़ाएंगे, प्रदूषण को पढ़ाएंगे, तो वहां इसको हम बताएंगे कैसे कैसे क्या है। आर्द्र भूमि में कौन कौन से भारी तत्व अवशोषित करता, आर्सेनिक कैसे अवशोषित होता, पारा को कैसे अवशोषित करता है, ठीक है, सिलिका को कैसे, भिन्न भिन्न जो भारी तत्व होते हैं, पॉल्यूटेड पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, ये कैसे अवशोषित करता है। अब आप देखें कि ये आर्द्र भूमियां हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। आर्द्र रामसर है कहाँ? ये इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। रामसर ईरान में है, कैस्पियन सागर के तट पर। 2 फरवरी 1971 को सबसे पहली बार वहां सम्मेलन का आयोजन किया गया। 75 में उसको समझौता हो गई। 82 में भारत भी शामिल हो गया। 97 से 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस भी मनाया जाने लगा। और इस प्रकार से बहुत सारे आर्द्र भूमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि चूंकि मुझे यहाँ से अलग से इस यूनिट को बनाना होगा। आगे देखें, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, मैंग्रोव वन अति महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वन की महत्ता होती है, ये तटीय क्षेत्रों को रोकते हैं, ये भी विभिन्न प्रकार की औषधियां देते हैं, इमारती लकड़ियां देते हैं, बहुत सारी चीजें इसके बारे में, इनके बारे में भी हम आपसे पढ़ेंगे बाद में। अब इसके बाद है सागरी बायोम। सागरी बायोम का मतलब है सागर के अंदर जब जो जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं, जिसमें समरूपता पाई जाती है। सागरी बायोम के 3 भागों में बांटते हैं, खुला समुद्र, मूंगे की चट्टान और बैरियर द्वीप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूंगे की चट्टान की बात आती है। मूंगे की चट्टान को आप प्रवाल भित्ति के रूप में भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रवाल भित्ति किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्ति है क्या? प्रवाल भित्ति एक शब्दों में समझें, मुलायम, कठोर खोल के अंदर मुलायम जीव, कठोर खोल के अंदर, कठोर कवच के अंदर मुलायम जीव, ठीक है, जो ऊपर से कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल चढ़ी होती है, ठीक है,
और उसी को मूंगा कहा जाता है। और कतिपय कारणों से जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वो जो ऊपर की खोल होती है वही मूंगे की चट्टान के रूप में सामने उभर के आती है। इसके लिए आदर्श तापमान होते हैं। आदर्श तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान देने योग्य बात है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, जैसे आपने देखा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल, तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर 30 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में जहां पर चक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, वहां पर इनके लिए आदर्श दशाएं होती हैं। इनके लिए स्वच्छ जल की जरूरत होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समझने की कोशिश करिएगा, स्वच्छ जलीय क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से इनसे संबंधित बहुत सारी बातें होंगी। ये औद्योगिक दृष्टिकोण से, औषधि दृष्टिकोण से, विविध दृष्टिकोण से आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस प्रकार से विविध प्रकार के बायोम रहे, इनको आप देखें, मोटी मोटा आपने एक सेंट्रल आइडिया लिया। इसके बाद इनके हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनेंगे, आप उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।